हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल EduPros एजुकेशन दैट मैटर्स। एक्चुअली मेरा जो लास्ट वीडियो था विच वाज अबाउट नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी ऑडियो की। तो मैं उसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैं उसे बाद में अपलोड कर दूंगा कभी। सो टुडे दिस इज़ अ वेरी बेसिक वीडियो एंड सो लेट्स बिगिन। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर फर्स्ट वी विल सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका सबसे पहला सी प्रोग्राम और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वेरिएबल्स, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस के बारे में। ओके, सो कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो आर लाइक दिस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सी प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए। फिर इन द सेम मैनर विंडोज़ पीसी लैपटॉप पे भी आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा आपका पहला सी प्रोग्राम जिससे कि आप रन करके देखेंगे उससे क्या होता है। उसके बाद उसकी मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसके बाद हम लोग देखेंगे सी के वेरिएबल्स के बारे में। उसके बाद वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन, और ये जो नेमिंग कन्वेंशन है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो नेमिंग कन्वेंशन पे बेस्ड एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। और उसके बाद ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस है दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हम लोग लिखेंगे उसमें एटलीस्ट प्रिंटफ और स्कैनफ का तो यूज़ होना ही है। सो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी में हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की भी बात करेंगे। ओके, okay, so here is a little introduction for me. The video creator, that's me, Aryan Singh. I am pursuing BTech from the branch Electronics and Communication Engineering from a college in Bihar, India, and I am a second year student myself. Okay, so let's get to the main content of the video. Okay, so if you're using a phone to compile some C programs, then sorry, then here are some recommended apps which you can use to compile your programs. The first one is Coding C and second one is Decoder app. And C Coding C is specifically designed for the C programs, while Decoder app has many programming languages which you can use: Python, Java, even Fortran, and many other programming language. So if you are using more than just C, then you can use this Decoder app. Otherwise, this Coding C will do help. The links I will provide in the description box. उसके बाद अगर आप पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देर आर टू सॉफ्टवेयर विच यू कैन यूज़: टर्बो सी, सी प्लस प्लस एंड देन देर इज़ कोड ब्लॉक्स। टर्बो सी प्लस प्लस मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है और माउस उसमें कभी भी काम करना बंद कर देता है। कुछ ऑटो फिल तो कुछ होता ही नहीं है लगभग। और मगर इसकी एक अच्छी बात भी है कि इसमें कॉपी कट पेस्ट फीचर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम वगैरह में इसका यूज़ होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पहले से ही तो यू कैन यूज़ टर्बो सी प्लस प्लस। अदरवाइज़ कोड ब्लॉक्स जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, उससे आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स में मैं आप लोग को रन करके भी अभी दिखाऊंगा अपना जो प्रोग्राम है। इनकी भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके ओके, सो हेयर इज़ आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो ये जो फर्स्ट आपका सी प्रोग्राम है इसका मैंने .txt फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गूगल ड्राइव लिंक है, उस पर आप देख सकते हैं। और ये जो हम लोग का फ़ाइल है इसे आप पॉज करके थोड़ा सा देख लें कहाँ पे हम लोग का कौन सा सिंबल का मैंने यूज़ किया है। जैसे कि हर लाइन के एंड में जो है ये सेमी कोलन जो आप देख सकते हैं वो है। और फिर यहाँ पे कि परसेंटेज साइन, यहाँ पे एंड साइन है, इन सबको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। नीचे में फ़ाइल है उसे आप कंपाइल, और मैं आपको यहाँ पे रन करके एक बार ये कोड दिखा देता हूँ कि आखिर इससे होता क्या है। तो यहाँ पे मेरा ये कोड है, ये कोड ब्लॉक्स का इंटरफेस है। कोड ब्लॉक्स पे मैं ये रन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग का मैंने ये कोड पेस्ट किया है और यहाँ पे मैंने इसे बिल्ड एंड रन का ऑप्शन है उस पर किया। ये फर्स्ट आपसे प्रॉम्प्ट करता है इंटर अ नंबर, यहाँ पे आपसे मांग रहा है तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ जैसे 90, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 91, एक नंबर इंक्रीज करके। ओके, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसमें लाइन बाय लाइन कि आखिर हर एक लाइन का मतलब क्या है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट लाइन था जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ये है ये डबल बैक स्लैश देके
डबल स्लैश देके फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो ये जो डबल स्लैश हम लोग देते हैं, इसका मतलब होता है कमेंट, मतलब कि डबल स्लैश के बाद आप जो कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हम लोग का कंपाइल नहीं होगा। उसके आगे आप कुछ भी लिखें, उसका कोड से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आप एक सिंगल लाइन का उसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स। तो अगर आप एक सिंगल लाइन कमेंट देते हैं तो डबल स्लैश से काम कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स देना है तो आपको ये स्लैश और एस्टेरिस्क या स्टार सिंबल जो भी बोलें उससे स्टार्ट करिए, और एस्टेरिस्क और स्लैश सिंबल इनके बीच में जो भी टेक्स्ट होगा उसका कोड से कोई रिलेशन नहीं है, वो कंपाइल नहीं होगा। सो दैट्स अबाउट कमेंट्स। उसके बाद अगला हम लोग का लाइन है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। एक्चुअली ये हेडर फाइल है, और ये जो stdio.h है इसका मतलब है हम लोग का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और इस ये एक्चुअली एक लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग के जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं लाइक printf, scanf होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे में देखेंगे, तो जब आएगा उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फंक्शंस के बारे में एक्चुअली आगे में है, लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कुछ इनपुट लेता है, जिसका काम होता है कि वो कुछ इनपुट लेगा, उस पे कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और उसके बाद कुछ रिटर्न करेगा। और फंक्शन की पहचान कैसे होती है कि फंक्शन का कुछ नाम होगा और उसके आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस होंगे जिसके बीच में लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दिए जाएंगे। ओके। सो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया इंट मैन। तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप के बारे में मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये डेटा टाइप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेटा का टाइप। तो इंट मतलब इंटीजर, और उसके बाद ये मेन जो है वो फंक्शन का नाम हो गया, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस जैसा कि मैंने बोला था, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। ओके। और इंट मेन जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि बताता है हम लोग के कंपाइलर को कि यहाँ से हम लोग के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना शुरू करना है। तो जैसे कि ये हम लोग का कोड था, तो इसमें ऊपर में तो ये हेडर फाइल है, हम लोग का मेन कंपाइलेशन कहाँ से शुरू होना है, यहाँ से। तो ये जो इंट मेन लिखा हुआ है यहाँ से हम लोग का कंपाइलेशन स्टार्ट होगा, इस कर्ली ब्रेसेस से लेके यहाँ तक। ओके। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितना भी हम लोग का लाइन था उसके लास्ट में सेमी कोलन डाला गया है, एक्सेप्ट फॉर वो हेडर फाइल वाला लाइन। तो उसके अलावा जितना भी हम लोग का लाइन होगा इंट मेन या जितना भी फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, सारे लाइन को हम लोग को टर्मिनेट करना है किससे, तो इस सेमी कोलन सिंबल से। ये शुरू शुरू में ये बहुत एरर होता है, मतलब कोड नहीं रन करता है, तो उसको पूछे ये वजह होती है कि हम आप लोगों ने लास्ट में सेमी कोलन नहीं डाला होगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर लाइन के लास्ट में सेमी कोलन ज़रूर डालें। ओके। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है इंट नम। इंट नम का मतलब क्या है कि नम नाम का हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका कि डेटा टाइप है इंट। वेरिएबल के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इंट नम का मतलब क्या है कि डिक्लेयर्स ए न्यू वेरिएबल ऑफ नेम नम एंड डेटा टाइप इंट। और इसका लाइन का भी हम लोगों ने टर्मिनेट कैसे किया, सेमीकोलन देके। अब इसके बाद हम लोग का आता है प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, ये लाइन सेमीकोलन। और ये लाइन हम लोग का क्या कराएगा कि प्रिंट एफ के बाद हम लोग ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखते हैं वो सिंपली प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट एफ इंटर ए नंबर हम लोग जब लिख रहे हैं तो इससे होगा क्या कि इंटर ए नंबर जो है वो हम लोग कमांड लाइन में प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले जो मैं अभी कोड रन कराया था उसमें आप लोगों ने देखा था। अब स्कैन एफ परसेंटेज डी, ये लाइन जो है इसके बारे में मैं आप लोग को स्कैन एफ फंक्शन जब बताऊंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली ये कह क्या रहा है कि परसेंटेज डी मतलब डेसिमल, मतलब एक डेसिमल या इंटीजर नंबर हम लोग यूज़र से लेंगे और उसको स्टोर करेंगे नम वैल्यू में। एंड मतलब होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ओके। यहाँ पे लिखा है परसेंटेज डी मीन्स एन इंटीजर, डी फॉर डेसिमल वैल्यू, एंड इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है कि जो हम लोग वैल्यू लेंगे आखिर उसको स्टोर कहाँ करेंगे। तो नम जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था इंटीजर डेटा टाइप का, उसके एड्रेस पे इसको स्टोर करना है, जो भी यूज़र हम लोग को वैल्यू देगा स्कैनएफ में। अगला लाइन था हम लोग का इंट न्यू इक्वल्स नम प्लस वन। मतलब जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था नम नाम का, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं न्यू नाम का। उसका भी डेटा टाइप इंट है, लेकिन इसमें हम लोग एक वैल्यू दे रहे हैं। इक्वल्स मतलब वैल्यू इक्वल टू जो हम लोग का ऑपरेटर है ये क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। तो इंट न्यू मतलब न्यू नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम लोग वैल्यू क्या डालेंगे, नम प्लस वन। मतलब नम में जो यूज़र ने वैल्यू डाली होगी उसमें प्लस वन मतलब एक ज़्यादा। तो इंट न्यू इक्वल्स नम प्लस वन सेमी कोलोन, इससे हम लोग का हुआ क्या, तो मेक्स अ न्यू इंटीजर वेरिएबल नेम न्यू एंड असाइंस इट अ वैल्यू ऑफ नम प्लस वन। ओके। नेक्स्ट लाइन था हम लोग का प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमन न्यू। मतलब प्रिंट करना है इस बार हम लोग, जैसे उस समय तो एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट हम लोग प्रिंट करवाए थे, लेकिन इस बार हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं परसेंटेज डी मतलब
परसेंटेज मतलब परसेंटेज डी मतलब हो गया कोई डेसिमल वैल्यू, कोई इंटीजर वैल्यू, लेकिन इस बार वो वैल्यू क्या होगी, तो न्यू, मतलब न्यू जो वेरिएबल था उसमें जो भी हम लोग का वैल्यू स्टोर हो गया होगा उसको हम लोग को यहाँ पे प्रिंट एफ मतलब प्रिंट करवा देना है। और न्यू में वैल्यू हम लोग का क्या स्टोर हुआ होगा, यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं नम प्लस वन, नम प्लस वन मतलब नम में क्या था, जो यूज़र ने वैल्यू दिया था स्कैनफ से, और प्लस वन मतलब न्यू में उससे एक ज़्यादा वैल्यू स्टोर होगी और जो वो था वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट्स अनदर इंटीजर वैल्यू, दिस टाइम द वैल्यू ऑफ न्यू डेट इज नम प्लस वन। और लास्ट जो लाइन है हम लोग का रिटर्न जीरो, उसका मतलब होता है कि हम लोग का एंड ऑफ प्रोग्राम, ये पी एफ नहीं यहाँ पे ओ एफ होगा। एक बार और मैं ओके, लेट्स मूव ऑन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स द वैल्यू ऑफ सम टाइप। मतलब जैसे पिछले बार हम लोगों ने बनाया था इंट नम, तो नम नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था और उसमें हम लोग का कुछ वैल्यू स्टोर हो रहा था, तो वो जो नम था वही वेरिएबल था। मतलब वो एक्चुअली मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, लेकिन जो उस लोकेशन का नाम हुआ वो हम लोग का वेरिएबल हुआ, उस वैल्यू जो है वो हम लोग का वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जैसे कि इलस्ट्रेशन मैंने दिखाया है कि हम लोग अगर लिखते हैं इंट एज इक्वल्स 21, तो इंट एज इक्वल्स 21 जो हम लोगों ने लिखा था, इसमें 21 जो है वो वेरिएबल नहीं है, ये एज जो है ये वेरिएबल है। ओके, ये जो 21 है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। मेमोरी मतलब हम लोग का रैम में एज नाम का एक लोकेशन जो है वो स्टोर हो गया होगा और उसमें वैल्यू स्टोर हुई होगी 21। तो ये रैम में हम लोग का जो एज एज हम लोगों ने वेरिएबल का नाम दिया है वो क्या है, वेरिएबल नेम, और 21 जो है वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। अब हम लोग का आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब हम लोगों को जितना भी वेरिएबल हम लोग कोड में इस्तेमाल करेंगे सबको हम लोगों को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब टेल्स द कंपाइलर टू एलोकेट द सेम एलोकेट सम मेमोरी फॉर दैट वेरिएबल। एलोकेट मतलब जैसे रूम एलोकेट होता है ना हॉस्टल्स में, उसी तरह से मेमोरी एलोकेट, कि ये जो हम लोग का वेरिएबल है उसको इतना जगह दिया जाएगा। वो पता कैसे चलता है कितना जगह देना है, तो वो डेटा टाइप से। तो इसका सिंटेक्स मतलब कि कैसे लिखेंगे, तो डेटा टाइप लिख के स्पेस दे के वेरिएबल नेम, जैसे इंट नम, तो इंट नम से क्या होगा हम लोग का एक इंटीजर टाइप, इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल को जगह मिल जाएगा जिसका नाम क्या होगा नम। और इंट हम लोगों ने लिखा इसका मतलब 4 बाइट उसको स्पेस दिया जाएगा। कैर अगर लिखते हैं मतलब कैरेक्टर, तो उसको 1 बाइट दिया जाता है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मतलब जब हम लोगों ने वेरिएबल बना दिया, जैसे इंट नम हम लोगों ने नम तो बना दिया, लेकिन अगर हम लोग इसमें कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो इसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। गार्बेज वैल्यू मतलब हो सकता है कि रैम के उस लोकेशन पे पहले से कुछ वैल्यू डली हुई हो, तो वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी जिसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ भी रैंडम नंबर कुछ इसमें स्टोर हो जाएगा, या फिर ज़ीरो वॉट एवर, विच मतलब जो हम लोग को नहीं चाहिए, तो डैट इज़ कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। तो अगर हम लोग गार्बेज वैल्यू के बाद कोई वैल्यू से इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, गिविंग इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, इसका सिंटेक्स है वेरिएबल नेम इक्वल टू नहीं इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू का सिंबल होता है डबल इक्वल टू करके, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू सेमीकोलन। तो ऊपर में हम लोगों ने वैल्यू एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट नम, उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया नम इक्वल्स टू। अब हम लोग का नम नाम का एक वेरिएबल बन गया है जिसका डेटा टाइप क्या है इंट और जिसका वैल्यू क्या है टू। अब ये जो दोनों स्टेप्स है इनको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं कैसे, इंट नम इक्वल्स टू, मतलब एक ही लाइन में हम लोगों ने ये इंट नम से इसको डिक्लेयर भी कर दिया और नम इक्वल्स टू से इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम लोग एक लाइन में एक स्टेप में कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का जो होता है डिफाइंड, वेरिएबल्स डिफाइंड एंड नेमिंग रूल्स। ओके, वेरिएबल का नाम देने का ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो वेरिएबल नेमिंग कुछ कन्वेंशंस होते हैं। तो कन्वेंशन क्या है कि सिर्फ दो कन्वेंशन है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर। मतलब वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं है कि हम लोग एपोस्ट्रोफ या किसी नंबर से या स्पेस बार या अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल नेम हमेशा स्टार्ट होगा तो एक लेटर से ही स्टार्ट होगा, अपर केस या लोअर केस वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड हम लोग का है कि उसके नाम में जो कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ करेंगे वो सिर्फ तीन ही हो सकते हैं, या तो लेटर्स होगा अल्फ़ाबेट्स मतलब अपर केस या लोअर केस ए से जेड, या फिर नंबर्स डिजिट्स होंगे, या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर। अंडरस्कोर मतलब ये जो नीचे में जो ऐसे ये डैश बीच वाला नहीं है, नीचे वाला डैश, इसका यूज़ कर सकते हैं। ओनली दीज थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। फॉर एग्जांपल
अलाउड वेरिएबल नेम क्या है, तो सैलरी, नेम 3, इसमें नेम 3 में अगर 3 नेम यहाँ पे होता या 0 नेम या 1 नेम, तो शुरू में नंबर आ गया तो उसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नंबर फर्स्ट पोजीशन के अलावा कहीं और है तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो वैसे ही फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो अंडरस्कोर हम लोग का अलाउड कैरेक्टर है, तो फर्स्ट नेम इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम। उसी तरह से लास्ट नेम कोई दिक्कत नहीं है। और बैड एग्जांपल क्या है, 3 नेम, तो 3 नेम में दिक्कत क्या है कि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं है, तो ये नहीं यूज़ कर सकते। फिर फर्स्ट नेम, इसमें हम लोग का क्या गलती है कि इसमें स्पेस बार कैरेक्टर का यूज़ हुआ है, और स्पेस बार कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग। यूज़ सिर्फ किसका किसका कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। यहाँ पे उन तीनों के अलावा एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर यूज़ हो गया है, स्पेस बार, तो हम लोग का यूज़ नहीं होगा। तो इन तीनों के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर जैसे परसेंटेज, हैशटैग या कोई भी हम लोग का सिंबल होगा, उसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड क्या होता है कि सी का लैंग्वेज जो है उसमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हम लोगों को पहले से डिफाइन हो चुके हैं, जिनका अपना मीनिंग होता है, तो उनको हम लोग एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये टेबल ऑफ वेरिएबल नेम्स है, 33 हैं टोटल, 32, 33, इनका नाम याद करने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये जैसे जैसे यूज़ करेंगे पता चलता जाएगा। जैसे कि हम लोग लिखते थे इंट नम, तो इंट जो था वो कीवर्ड था। अब जस्ट सपोज इंट नाम से ही आप लोग वेरिएबल बना देते हैं इंट इंट, तो वैसा हम लोग का अलाउड नहीं है सी में। तो जो कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल हम लोग एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वेरिएबल नेम्स। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लें कि इनमें से इनकरेक्ट वेरिएबल नेम कौन कौन से हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में से ए बी सी डी ई एफ आप लोगों को ऑप्शन है जो वो नीचे में लिखना है, और करेक्ट आंसर वालों को नीचे में अगले वीडियो में उनका नाम आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो ए बी सी डी या एफ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो डिस्प्ले समथिंग ऑन द आउटपुट विंडो। कोई भी चीज़ हम लोग को डिस्प्ले करना है, सिंपल स्ट्रिंग हो गया या फिर कोई वेरिएबल नेम या कुछ भी डिस्प्ले करना है आउटपुट विंडो में, तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कोई भी फंक्शन प्रिंटफ फंक्शन ही है, तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज तो होगा, लास्ट में सेमीकोलन तो होगा, और बीच में वैल्यू ऑफ हम लोग का जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बोला था कि हम लोग को हर फंक्शन को कुछ वैल्यू देना होता है, तो हम लोग डबल कोट के अंदर उसमें वैल्यू देते हैं। कोई भी स्ट्रिंग वो जो होता है हम लोग का एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, तो सिंपली हेलो वर्ल्ड हम लोग का प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। अब हम लोग को अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ हम लोग का प्रिंट करवाना है, जस्ट सपोज हम लोग को डबल कोट ही प्रिंट करवाना है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डबल कोट डाल देंगे तो हम लोग का स्ट्रिंग तो यहीं ख़त्म हो गया, तो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद जो ये लिखा है ये तो एज एन एरर उसको समझ में आएगा कंपाइलर को। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ हम लोग का जो होता है वो हम लोग को प्रिंट करवाने के लिए, टू प्रिंट स्पेशल कैरेक्टर्स वी हैव ईस्केप सीक्वेंसेस। ईस्केप सीक्वेंसेस क्या आता है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो और वर्ल्ड के बीच में ऐसे बैक स्लैश देके एन लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब जो लाइन हम लोग का है नीचे चल जाएगा, मतलब ये वर्ल्ड जो है वो हम लोग का नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। एग्जाम्पल मैंने ये दिया है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द escape sequences which you can use in C प्रोग्राम। तो आगे देखेंगे, here are the most important ones। ये जो बैक स्लैश एफ है इसका आप ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो फॉर्म फीड के बारे में आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, वैसे उतना कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं। अदरवाइज़ बाकी सब तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और बैक स्लैश एन तो ऑलवेज यूज। ओके, हियर इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। अगर हम लोग हेलो और वर्ल्ड के बीच में जैसा मैंने बताया था बैक स्लैश एन दे देंगे, तो न्यू लाइन मतलब हेलो के बाद हम लोग का न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा वर्ल्ड। हियर इज़ द आउटपुट। अब यहाँ पे मैंने दिखाया कि हम लोग बैक स्लैश एन जिस भी पोजीशन पे डालेंगे वहाँ से न्यू लाइन होगा। तो एच ई के बाद अगर हम लोग बैक स्लैश एन डाल देंगे तो हम लोग का न्यू लाइन वहीं से स्टार्ट होगा, तो एच ई के बाद ही, और बाकी जो लो वर्ड है वो हम लोग का अगले लाइन में चल जाएगा। आफ्टर डैट वी हैव बैक स्लैश आर। बैक स्लैश आर क्या करता है, हम लोग के जो उसके पीछे का जितना भी चीज़ है उसको नेगलेक्ट करके फिर से कर देता है। मतलब यहाँ पे उसका नाम मैंने पीछे में लिखा हुआ था, कैरियज रिटर्न, ओ सॉरी। तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन में उसको चेंज कर देगा, और उसके पीछे का जो बैक स्लैश आर का है वो सारा चीज़ को नेगलेक्ट कर देगा। तो हेलो ये स्पेस ये जो है वो नेगलेक्टेड हो गया, और प्रिंट क्या होगा, सिर्फ बैक स्लैश आर के बाद की वैल्यू, तो सिर्फ वर्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कैरियज रिटर्न से।
फिर हम लोग का बैक ये ऐसे करके बी जो है इसका मतलब होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस जो हम लोग के कीबोर्ड पे होता है। तो हेलो बैक ये बैक स्पेस वर्ल्ड, तो इससे क्या करेगा, पहले हेलो तक तो प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही ये बैक स्लैश बी देखेगा तो इसके जस्ट पीछे वाले कैरेक्टर को मिटा देगा। तो ओ मिट गया, उसके बाद उसके आगे का जो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ओ यहाँ से मिट गया और हेल वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, गेस करिए आप वीडियो पॉज करके कि आखिर इसका आउटपुट में क्या होगा। ओके, तो आप सोच लिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो ये हेलो यहाँ तक आएगा, फिर फिर ये बैक स्लैश 2 बार है, तो ये दोनों कैरेक्टर्स यहाँ से हट जाएंगे। फिर मतलब इसके जगह पे एल आ जाएगा, इसके जगह पे टी आ गया। अब यहाँ पे टी एच जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों का कैरियज रिटर्न आ गया है। तो इसके पीछे की जितनी वैल्यू थी पूरा निगलेक्टेड। तो हम लोग का प्रिंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे एक बैक स्लैश बी है, तो ये वाला वैल्यू हम लोग का मिट जाएगा। तो प्रिंट क्या होगा, इज स्पेस ई, ये डी मिट गया है। डी के बाद हम लोग का प्रिंट क्या हो जाएगा, यू प्रोस। ओके, तो हियर इज आवर आउटपुट। ओके, और अब हम लोग देखने वाले हैं स्कैनएफ फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली स्कैनएफ क्या है, हम लोगों का प्रिंटएफ का ही भाई है एक तरह से। तो जैसे हम लोग प्रिंटएफ का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट के लिए, स्कैनएफ का इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए। अगर हम लोगों को यूज़र के द्वारा कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है डेटा यूज़र के द्वारा, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का। तो इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ये देखिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज ऑपरेटर जो होता है, परसेंटेज साइन, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये हम लोग को बताता है कि आखिर हम लोग यूज़र से जो वैल्यू लेने वाले हैं वो किस टाइप का है। इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, फ्लोट मतलब पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल है, किस तरह का नंबर है, वो हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है। इट इज़ अ वे टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ इन अ वेरिएबल ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट यूजिंग स्कैनएफ। या फिर अगर हम लोग प्रिंट भी करवाने वाले हैं तो किस टाइप का वेरिएबल हम लोग को प्रिंट करना है वो बताता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली इतने होते हैं। इनके अलावा परसेंटेज एल एफ भी होता है। हाँ, परसेंटेज एल एफ मैंने यहाँ पे लिखा है, एल एफ का मतलब होता है लॉन्ग फ्लोट। तो परसेंटेज डी जो होता है डेसिमल, वो सिंपल इंटीजर प्रिंट करवाएगा। परसेंटेज एफ जो है वो फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफाई मतलब पॉइंट वाला जो नंबर होता है ना, जैसे 2.3 4.346 पाई मतलब 3.14, ये सब पॉइंट वाले नंबर्स के लिए हम लोग का फ्लोट होता है। फिर परसेंटेज सी मतलब हो गया कैरेक्टर, मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ए या बी सी डी एफ ऐसे। परसेंटेज स्ट्रिंग मतलब होता है ढेर सारे कैरेक्टर, जैसे हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने लिखा था, तो दैट इज स्ट्रिंग। उसके बाद परसेंटेज यू जो होता है अनसाइंड इंटीजर फॉर्मेट। अनसाइंड इंटीजर इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। ऐसे अनसाइंड इंटीजर मतलब क्या, जिसमें प्लस या माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, सिंपली हम लोग का पॉजिटिव वैल्यूज या फिर ज़ीरो। परसेंटेज एल डी मतलब लॉन्ग इंट, मतलब ये इंटीजर ही होता है लेकिन ये ज़्यादा लंबा इंटीजर, मतलब 4 की जगह इसको 8 बाइट दिया जाएगा इस टाइप से। और उसी तरह से परसेंटेज एल एफ मतलब लॉन्ग फ्लोटिंग वैल्यूज़। अब प्रिंटएफ का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, उसी तरह से स्कैनएफ का भी एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्कैनएफ परसेंटेज डी, एक मिनट, हाँ, स्कैनएफ परसेंटेज डी एंड नम। यहाँ पे एंड क्या बता रहा है कि जो वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्कैनएफ परसेंटेज डी यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा कि हम लोग को यूज़र से एक इनपुट लेना है परसेंटेज डी, मतलब एक इंटीजर इनपुट यूज़र से लेना है, लेकिन उसको स्टोर कहाँ करना है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो एंड देके नम मतलब एड्रेस ऑफ, एंड मतलब होता है एड्रेस ऑफ नम वेरिएबल, मतलब नम जो वेरिएबल होगा उसके एड्रेस में यूज़र से इनपुट लेके स्टोर कर देना है। तो टेक्स इंटीजर फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर्स इट इन नम, मतलब यूज़र से एक वैल्यू लेगा इंटीजर का, इंटीजर लेगा कैसे पता चला, परसेंटेज डी से। और स्टोर कहाँ करेगा कैसे पता चला, तो एंड नम से। उसी तरह से परसेंटेज सी डालेंगे तो क्या करेगा, एक कैरेक्टर लेगा यूज़र से और स्टोर कहाँ करेगा, सी एच वेरिएबल में। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है इंट नम इक्वल्स 20 प्रिंटर। हाँ, उसके बाद ये तो था स्कैनएफ के साथ हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं दिखा रहा हूँ प्रिंटएफ के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर का कैसे यूज़ करेंगे। तो जस्ट सपोज हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया नम, जिसमें वैल्यू है 20। अब हम लोग को नम का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, तो प्रिंटएफ परसेंटेज डी हम लोगों ने लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, मतलब प्रिंट हो जाएगा हम लोग का एक वैल्यू
जो कि इंटीजर होगा, और वो इंटीजर होगा कौन सा, तो नम, मतलब नम में कितना वैल्यू तो 20, तो हम लोग का 20 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखने वाला है, नोट करिएगा कि स्कैनएफ का जब यूज़ करते हैं तो हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रिंटएफ यूज़ करते समय नहीं करते हैं। एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, मतलब स्टोर जब हम लोग वैल्यू करेंगे तो नम का जो एड्रेस है उस पर स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ नम। लेकिन प्रिंट जब हम लोग को करवाना है तो एंड नम अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा एड्रेस ऑफ नम, मतलब एक इंटीजर प्रिंट करवाएंगे जो कि क्या है, एड्रेस ऑफ नम। तो नम का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा जो कि एक लंबा सा इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। तो वो हम लोग को नहीं चाहिए, उस नम में जो वैल्यू स्टोर है ना कि उसकी एड्रेस। हम लोग को नम का वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली नम लिखेंगे। अब उसी तरह से नम के जगह ये जो इंटीजर था इसके जगह पे हम लोग का कैर वैल्यू रहता, सिर्फ कैर सी एच, मतलब कैरेक्टर वैल्यू। तो हम लोग का क्या होता, वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब वी कैन यूज़ मोर देन वन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन अ प्रिंटफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम लोग, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रिंटफ %d %c, मतलब पहले एक इंटीजर प्रिंट करवा, फिर स्पेस करवा के, स्पेस दे के एक कैरेक्टर प्रिंट करवा, और लाइन से फिर हम लोग को उसी, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है उसी सीक्वेंस में फिर हम लोगों को यहाँ पे नेम ऑफ वेरिएबल्स भी देना होगा। जैसे पहले इंटीजर लिखा है तो पहले इंटीजर वेरिएबल जो है नम वो लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने %c लिखा है तो उसके बाद कैरेक्टर वेरिएबल। तो नम में जो वैल्यू थी वो प्रिंट होगी 20, फिर सी एच में जो वैल्यू थी वो प्रिंट होगा यहाँ पे ए। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रिंग वाला। ये थोड़ा सा अजीब एग्जांपल आप लोगों को लग सकता है क्योंकि मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया नहीं है। यहाँ पे सी एच होगा, तो सबसे पहले ये इंट नम इक्वल्स 20, ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन है, कैर नेम, ये एरे का सिंबल, उसके बाद ऐसे करके आर एन डबल इनवर्टेड कॉमर्स में इस, ये सिंपली आप लोग अभी बस इतना समझिए कि ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं %s, मतलब एक पहले हम लोग को क्या प्रिंट करना है, आई एम सिंपल, इसको सोचना नहीं है क्या है आई एम वैसे ही प्रिंट करवा देगा। फिर %s जो है वहाँ पे करेगा क्या कि एक स्ट्रिंग प्रिंट कराएगा, कि कौन सा स्ट्रिंग होगा, तो वहाँ पे होगा नेम। नेम जो हम लोग का वेरिएबल है, नेम में जो भी स्टोर होगा, मतलब यहाँ पे स्टोर किया है आर्यन, तो %s की जगह पे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आर्यन। फिर कॉमा देके ये प्रिंट करवाएगा एक परसेंटेज ही, मतलब एक डेसिमल वैल्यू, एक इंटीजर, वो क्या होगा, जो नम में वैल्यू होगा। तो नम में क्या वैल्यू है 20, तो यहाँ पे हम लोग का क्या स्टोर होगा 20, मतलब 20 प्रिंट होगा। ईयर्स ओल्ड वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, आई एम आर्यन 20 years old। ओके, सो डेट वॉज ऑल फॉर द फर्स्ट वीडियो लेक्चर। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया हो, या कोई भी suggestions, yeah, anything which you want to say, please say in the comment box. And always thank you for watching our video. Please like and subscribe. This is our new channel, we need your full support and love. Okay, thank you and have a nice day. And please don't forget to subscribe channel and like the video.